सुनो जी, हम नौकर हैं और नौकर की तरह ही रहें तो अच्छा होगा। पत्नी ने अपने पति से कहा। अरे भाग्यवान, ये बात हम दोनों समझते हैं, पर क्या वो राजकुमारी लाडो समझेगी? क्यों नहीं समझेगी? बता देना, हम गरीब लोग हैं और हमें उपहार देना नहीं आता। उपहार होता क्या है ये हमें पता ही नहीं। राजू की पत्नी कमला बोली। राजू मुंह बनाते हुए बोला, पर बिना उपहार के गया तो वो नाराज हो जाएगी। अच्छा, तो क्या इरादा है? क्या है तुम्हारे पास जो दोगे? हाँ, बोल तो सही रही हो, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ तो देना ही पड़ेगा। तो अब जाओ हवेली, और हाँ, खाने के लिए वहीं से कुछ लेकर आना। ऐसा ना हो कि तुम पूरी रात वहीं रहो और मैं भूखी रहूं। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे लिए खाना ज़रूर लाऊंगा। राजू जल्दी जल्दी घर से निकला। रात हो रही थी और उसे अपने मालिक के यहाँ जल्दी से पहुँचना था। आज मालिक की इकलौती बेटी रानी बिटिया का जन्मदिन था। राजू ढेर सारा काम करके शाम को अपने घर आ गया था, किंतु अब रात की पार्टी में काम करने के लिए वो जा रहा था। रानी बिटिया राजू को काका कहती थी और बहुत पहले से बोल रखा था कि मुझे अपने जन्मदिन पर आपसे उपहार चाहिए। राजू उपहार की चिंता करते हुए हवेली की तरफ बढ़ रहा था। आखिर वो क्या है और मैं रानी बिटिया को क्या दूं? जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं थी। मालिक ने भी तनख्वाह नहीं दी। क्या करूं मैं? खुद से सवाल करता हुआ राजू आगे बढ़ रहा था। उसके घर और हवेली के बीच रास्ते में एक बड़ा सा कब्रिस्तान था और कब्रिस्तान के पास ही एक बड़ा पोखरा था। पोखरा बहुत ही डरावना और गंदा था। उस रास्ते से कोई आता जाता नहीं, क्योंकि ऐसा सुनने में था कि रात को पोखरे से शैतान निकलता है। यदि उस समय कोई दिख गया तो शैतान उसे पोखरे में डुबोकर मार डालता है। राजू उस रास्ते से रोजाना आता जाता। उसे किसी भी बात का भय नहीं था। जितना गंदा और बदसूरत पोखरा था, उसके ठीक विपरीत वो कब्रिस्तान बहुत साफ सुथरा और शांत था। वह उपहार की चिंता में ही चले जा रहा था। जैसे ही वह पोखरे के पास से गुजरा, उसे एक आवाज़ सुनाई दी। शससा, कोई है, मुझे बचाओ। राजू उसी पर रुका और पीछे की तरफ मुड़ा, पर उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा शायद उसका भ्रम होगा और वह आगे बढ़ने लगा। अपना कदम जैसे ही बढ़ाया, आवाज़ दोबारा आई, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अब राजू डर गया। चाहे जितनी भी हिम्मत इंसान में हो, ऐसे समय सिट्टी पिट्टी गुम होना लाजमी बात है। उसने वापस मुड़कर देखा, पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वो आगे बढ़ने के लिए फिर से मुड़ा और तभी वापस आवाज़ सुनाई दी। सुन बे राजू काका, सुनाई नहीं देता क्या? पोखरे की तरफ से आवाज़ आई थी और बड़ी आवाज़ थी, घरघराती हुई डरावनी आवाज़, कुछ ज़्यादा ही डरावनी। आवाज़ में क्रोध था, गुस्सा था। राजू डर गया और वहाँ से भागना चाहा, किंतु उसके पैर वहीं चिपक गए। चपाक चपाक उसने पैरों को उठाना चाहा, पर दोनों पैरों में जैसे कोई गोंद जैसा पदार्थ चिपका हुआ था। वो पदार्थ चतर चतर की आवाज़ कर रहा था। देखकर ही घिन आ रही थी। मुझे बचा लो, मैंने इतना ही कहा ना। आवाज़ में गुस्सा था। तुझे समझ नहीं आता? मैं पोखरे में हूँ, मुझे बाहर निकाल। राजू बुरी तरह कांपने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मुझे बाहर निकाल, देख मैं तेरे लिए उपहार भी लाई हूँ रे। ओ सुनना राजू। कौन हो तुम? राजू डरते हुए बोला। बस तू एक बार यहाँ से मुझे निकाल दे। क्या करेगा जानकर कि मैं कौन हूँ? बस तू एक बार मुझे हाथ दे दे, मैं खुद बाहर आ जाऊँगी, फिर उपहार भी ले लेना। मुझे पता है
तू अपने मालिक की बेटी को उपहार देना चाहता है। राजू थर थर कांपने लगा, शरीर पसीने से तर होने लगा। उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे रात बहुत काली हो गई हो, चारों तरफ अंधेरा छा गया हो। सड़क से बिजली गायब हो गई और कब्रिस्तान के मुर्दे जाग उठे। हवा की गति बदल गई और रफ्तार पकड़ ली। मुर्दे अपनी कब्र को छोड़कर हवा में उड़ने लगे। ये सत्य था, जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य था। उसके सामने ये सब दिखने लगा। भयानक मंजर था और बहुत ही सुनसान था वहाँ पर। नहीं, मुझे जाने दो, वह डरते हुए बोला। पर राजू के दोनों पैरों पर जमीन में चिपके हुए थे। अचानक से एक आवाज़ हुई, सटाक। अचानक पोखरे में से एक गंदी सी रस्सी आई और उसके गले में अटक गई और पूरी तरह जकड़ गई। रस्सी उसे अपनी तरफ खींचने लगी। अब राजू का गला घुटने लगा, उसकी आंखों में उबाल आने लगा। मुंह से कुछ भी बोल ना पाया। उसे लगा जैसे अब वो गया। रस्सी पूरी तरह उसको पोखरे की तरफ खींच रही थी। फिर आखिरकार रस्सी ने उसे पूरी तरह से पोखरे के पास लाकर पटक दिया और फिर अचानक पोखरे में से कुछ बाहर निकला जो राजू के लिए देख पाना संभव नहीं था, क्योंकि अंधेरा बहुत बढ़ गया था। उसकी पीठ की तरफ से दो हाथ उसके कंधे को स्पर्श करते उसके गले को अपने पंजे में जकड़ लेते। मुझे जाने दो, कौन हो तुम? और फिर उसी क्षण एक लंबी चिपचिपी चीज़ थी, कुछ जीव जैसा महसूस हुआ राजू को। उसके गले को चाटती हुई खूंखार आवाज़ सुनाई दी, बहुत मीठा लग रहा है रे तेरा खून राजू, मुझे छोड़ दो। कौन हो तुम? मुझे मेरे घर मालिक के पास जाने दो। मुझे अपने साथ ले चल हवेली में, मैं तेरी जान नहीं लूँगी और यदि कोई सवाल किया तो तुझे यहीं मार डालूँगी। मैं डायन हूँ, काली डायन, जो खून पीने के लिए तड़प रही है। ठीक है ना, मैं ले चलता हूँ। राजू भयभीत था। किसी तरह से उसके दबे गले से बोल निकले, मैं ले चलूँगा तुझे हवेली, पर मुझे छोड़ दे। और फिर अचानक से वो गायब हो गई। पर उसकी आवाज़ सुनाई दी राजू को, चल हवेली में चल, मैं आती हूँ तेरे पीछे। तेरे उपहार का भी तो जुगाड़ करना है। और मौसम पहले जैसा हो गया। खम्भे पर बल्ब जलने लगे और हवाएं भी शांत हो गईं। मुर्दे अपनी जगह सो गए। धुआं गायब था। सब कुछ ठीक ठाक था, ऐसा जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। राजू डरता डराता आगे बढ़ा। कुछ और कदम जाने के बाद उसकी नज़र एक खम्भे के पास जल रहे बल्ब की रोशनी के नीचे एक बारबी डॉल पर पड़ी। शायद किसी की ये गुड़िया होगी और छूट गई होगी। राजू आगे बढ़ने लगा। उठा ले, राजू को पुनः आवाज़ सुनाई दी। अच्छा, तो डायन राजू के पीछे थी। गुड़िया उठा ले राजू, ये वही उपहार है जो तू अपनी रानी बिटिया को देगा। और फिर राजू खुश होकर वो गुड़िया उठा लेता है और अपने बड़े से गमछे में उसे छिपाकर रखता है। उपहार तो मिल गया और अच्छा भी है। मैं बिटिया को उपहार दूंगा, वो खुश हो जाएगी। और फिर वह हवेली के अंदर घुस जाता है। काका, आप क्या लाए हो मेरे लिए? और कितनी देर लगा दी आपने? मैंने तो केक भी काट दिया, नाराज होती हुई रानी बोली। पर आपके लिए केक रख दिया है मम्मी ने, राजू मुस्कुराते हुए बोला। कोई बात नहीं बिटिया, आपका उपहार आपके कमरे में रखा है, आप ले लेना। और मैं अब काम करने जाता हूँ, मालिक नाराज हो रहे होंगे। अरे वाह, शुक्रिया काका। 9 वर्ष की रानी बहुत खुश हुई। एक राजकुमारी की तरह सजी हुई रानी बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे पर काका के उपहार की जो खुशी थी
वो देखते ही नहीं बनती। वो दौड़ते हुए अपने कमरे में गई। कहाँ मर गया था कमबख्त। तभी मालिक ने राजू को डांटा। ये कोई समय है आने का? सारा मज़ा गोबर कर दिया तूने। तेरे भरोसे पर कितने काम छोड़ रखे थे। मालिक वो रास्ते में। तभी चुप कर, बस जुबान लड़ाना है तुझे। बहानेबाजी आती है। बस चल जा यहाँ से फटाफट, बाकी के सारे कम कर बदतमीज़। मालिक ने राजू को ज़ोरदार तमाचा मारा। राजू को इस बात का गम नहीं था, बल्कि वो खुश था कि उसने रानी बिटिया को उपहार दिया। राजू अपने गाल को सहलाते काम में लग गया। इधर रानी कमरे में जाते ही उस डॉल को देखी तो खुश हुई। अरे वाह, तुम तो काका की लाई हुई प्यारी सी गुड़िया हो। और काका को कैसे पता चल गया कि मुझे तुम बहुत पसंद हो? खिलखिलाकर हंस पड़ी रानी। तुम्हारे कितने सुनहरे सुंदर बाल हैं। पर गुड़िया, तुम्हारी नाक को क्या हुआ है? भद्दी है, बहुत भद्दी। फिर भी कोई बात नहीं, तुम सबसे सुंदर और अलग हो। और सबसे अच्छी बात, तुम मेरी रानी गुड़िया हो जिसे काका लेकर आए हैं। रानी उस गुड़िया को हाथों में उठा लो और फिर बोली, ये तुम्हारा हाथ कैसा है और वहाँ ऐसी क्यों है? गुड़िया, ये चोट लगी हुई है, कितनी सारी उभरी हुई है जैसे फोड़े या फुंसी। तुम्हारी आँखें कितनी बड़ी बड़ी हैं, परंतु प्यारी हैं। ऐसा लग रहा है तुम अभी बोल दोगी। तभी गुड़िया बोली, मैं बोल सकती हूँ। रानी को सच में आवाज़ सुनाई दी। वह खुशी से चौंक पड़ी। मैं हूँ रानी, तुम्हारी गुड़िया, पर तुम किसी से ना बताना कि मैं बोल सकती हूँ, मैं बात कर सकती हूँ। रानी बहुत खुश हुई। गुड़िया बोल रही थी। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा उपहार भी मिल सकता है। अरे ये क्या है? गुड़िया के मुंह से खून टपकने लगा, आंखें लाल हो गईं। क्या हुआ गुड़िया? रानी बोली, मुझे भूख लगी है रानी। बोलो, क्या खाओगी? खून? नहीं नहीं, वो तो बहुत दर्द देता है गुड़िया। रानी बहुत प्यार से बोली। कोई बात नहीं, तुम जाओ खाना खाकर आओ, मेरे लिए भी कुछ लेती आना। हाँ, खबरदार जो किसी से कुछ बताया तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। रानी बिटिया, नहीं नहीं बताऊंगी। नन्ही रानी बिटिया खुश होकर बाहर चली गई और गुड़िया आँखों को गोल गोल घुमाने लगी, होठों से खून बहाने लगा। अरे बिजली कैसे कट हो गई? कोई जनरेटर चलाओ। जी मालिक। कमबख्त, आज के दिन ही ये सब होना था। खाने पीने की पार्टी समाप्त हो चुकी थी, मेहमान जा चुके थे। बस घर के मुखिया मालिक का और उनके दोस्तों के साथ अभी भी शराब की पार्टी चल रही थी। मैं अभी आया, मालिक का एक दोस्त बोला। अरे रुक जा भाई, बिजली तो आने दे। जनरेटर भी नहीं है, अंधेरे में कहाँ जा रहा है? बाथरूम जाना है, हट जा यार। नहीं रोक पाऊँगा। ठीक है, एक काम कर, उधर गाड़ी झाड़ी में चले जा। अरे कमबख्त, जनरेटर का क्या हुआ? मालिक वो बिगड़ा हुआ है। दूर से आवाज़ आई। मालिक, एक दोस्त नशे में चलते चलते बगल के बाहर निकल गया और दूर झाड़ी की तरफ बढ़ गया। गड्डी तैनत चढ़ी, वो गाना गाते हुए लघु शंका करने लगा। कौन है? मुझे डराओ मत, मुझे डर नहीं लगता। और तभी दो हाथ पीछे से उसके गले में जकड़ गए। छोड़ दो मुझे। कौन हो तुम? कितनी खूंखार हो? मुझे भूख लगी है। कौन हो तुम? तभी उनकी गर्दन में पीछे से जिसने अपने नुकीले दांतों को गड़ाया, वो कोई और नहीं बल्कि वही गुड़िया थी। एक बार में ही गर्दन के मांस को निकाल दिया और चपड़ चपड़ की आवाज़ करती हुई वो खूंखार गुड़िया खून पीने लगी। उस गुड़िया ने दोबारा हमला उसकी गर्दन की दूसरी तरफ किया। उसके बाद मालिक के दोस्त के जिस्म में जान कहाँ बची।
उसके शरीर में जब तक लहू था तब तक उस प्यासी गुड़िया ने उनका खून पिया और फिर अंत में उसे छुड़ा कर चली गई। सुबह पुलिस आई और लाश को ये समझकर ले गई कि किसी खूनी जानवर का शिकार हुआ था। मालिक का दोस्त इधर सिर्फ राजू को शक था कि शायद वो रात वाली चुड़ैल हो। उस दिन रानी पूरे दिन कमरे में बंद थी और गुड़िया के साथ ही खेल रही थी। घर वालों को ये लग रहा था कि ढेर सारे उपहार की वजह से रानी ज़्यादा खुश और व्यस्त है। पुनः काली रात हुई, खूब अंधेरा छाया था। सबको अजीब अजीब सी शंकाएं होने लगीं। ऐसा पहली बार हुआ था। कब्रिस्तान भी नज़दीक था, इसलिए डरना भी लाजमी था। अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगीं सभी को। राजू जल्दी ही घर चला गया। मालिक अपनी पत्नी के साथ अपने कमरे में था। रात के 10 बज रहे थे। खाना खाने के बाद सोने से पहले मालिक ने एक बार रानी के कमरे का मुआवजा किया। रानी गहरी नींद में सो रही थी। मालिक उसके सिर पर हाथ फेरकर वापस अपने कमरे में आ गए। सो गई क्या? मालकिन की पत्नी ने पूछा। हाँ, सो गई। ठीक है, चलो हम भी सो जाते हैं। बहुत थकान सी लग रही है। मौसम भी कुछ ठीक नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ अजीब सा होने वाला है। क्या मतलब? देखो ना, खिड़की से बाहर आसमान की रंगत कैसी डरावनी दृश्य बनाए हुए है। चांद अपने पूर्ण उजाले में है, फिर भी बादलों में दुबका है। हवाएं ऐसी सनसनाहट के साथ चल रही हैं जैसे कोई घुंघरू पहने चल रहा हो। कि पहले मालिक ने एक बार रानी के कमरे का मुआवजा लिया। फिर भी उसे चिंता थी कि आज मेरी बेटी क्यों घर से बाहर नहीं निकली। तब मालिक बोले, ठीक है, अब सो जाओ। आधी काली रात थी। रानी अपने बेड से उठी और उतरकर नीचे खड़ी होकर चलने लगी। आंखें फटकर बाहर आ चुकी थीं। बाल पूरे बिखरे हुए थे। होठों पर खून लगा हुआ था। गालों पर खरोच के निशान थे। उसकी गुड़िया आगे आगे थी और गुड़िया के पीछे रानी। गुड़िया ने रोबोट की तरह चलते चलते पहले कमरे का दरवाज़ा खोला और धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरने लगी। सीढ़ियाँ उतरने के बाद उसने घर का दरवाज़ा खोला जो हॉल में था। हॉल में भी पूरा अंधेरा था। अब वो हवेली के मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ी जो 4 दीवार पर था। सिक्योरिटी वाला गहरी नींद में था। वो हल्के कदम से बाहर निकली। कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। उसके सामने बिल्लियाँ गुजर रही थीं जो बहुत ही खुंखार थीं। मुंह से खून टपक रहा था, पर रानी को उन्होंने कुछ न बोला। बंगले को छोड़ वो कब्रिस्तान की तरफ बढ़ने लगी। चारों तरफ से अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं। रानी बेसुध थी। कब्रिस्तान बिल्कुल पास आ चुका। कब्रिस्तान के मुर्दे अपनी अपनी कब्र से पुनः उठ गए और हवा में उड़ रहे। चारों तरफ धुंधला था। कब्रिस्तान की काली मिट्टी हवाओं में घुलकर उड़ने लगी। नरकंकाल अपनी मस्ती में झूम रहे। अब गुड़िया धीरे से जाकर एक खाली ताबूत में सो गई और रानी को भी बुलाने लगी। आओ आओ। रानी उसके पीछे पीछे ताबूत में जैसे ही घुसने के लिए गई, अचानक एक जोरदार प्रहार हुआ ताबूत के ढक्कन पर और वह पूरा खुल गया। प्रहार करने वाला कोई और नहीं बल्कि राजू था। उसके हाथों में बड़ा सा भाला था जिसमें एक लाल पट्टी बंधी हुई थी। रानी अचानक मालिक भी चिल्लाया और तुरंत वहां आया और रानी को वहां से उठा लेता है और अपनी पत्नी को देते हुए वह तनकर खड़ा हो गया। ताबूत में से गुड़िया निकाली और एक झटके के साथ मालिक के गले को अपने हाथों से जकड़ लेती है। मालिक दर्द से तड़पने लगे। तभी राजू ने अपने हाथ में लिए भाले को मालिक के सामने की तरफ से गुड़िया के गले पर वार किया। गुड़िया दर्द से गुर्राते हुए झटक कर पोखरे के पास जा गिरी। मालिक, इसे किसी तरह पोखरे में डालना है। आप इस भाले की मदद से
उस पर वार करो। मैं हनुमान जी का जाप करता हूँ। मालिक, आप भी मेरे साथ जाप करना और मालकिन आप भी। राजू तुरंत हनुमान चालीसा जाप करने लगा और साथ ही साथ मालकिन भी, और रानी ने भी जाप करना शुरू कर दिया। इधर मालिक ने उस गुड़िया पर प्रहार किया और भाले का नुकीला भाग उस गुड़िया के शरीर में लगा। वह दर्द से कराने लगी, चीखने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कान ही फट जाएंगे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। और कहीं ना कहीं वह गुड़िया अब हताश हो गई, अब हारने लगी। और फिर हनुमान जी के चालीसा पढ़ते पढ़ते राजू ने मालिक से भाला लेते हुए उस गुड़िया के सीने पर वार किया और पोखरे में गिराने लगा। नहीं, मुझे यहाँ मत फेंको, मुझे मत मारो, मैं कलंकित हूँ, मैं वापस आऊँगी, याद रखना। असमय मेरे मरे हुए हर एक इंसान की आत्मा भटकती है और हमें मोक्ष प्राप्ति के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। गलत नहीं है, हम गलत नहीं हैं, मुझे गलत बनाने पर मजबूर मत करो। किंतु मैं इस तरह डरने वाली नहीं, मैं पूरी ताकत से वापस आऊँगी। जहाँ पहले तू सड़ वहाँ सड़। राजू ने भाले को पोखरे में दबाए रखा। तूने एक विश्वास को धोखा दिया है। मैं तुझे यहीं दफन कर दूँगा और तुझे वापस आने लायक नहीं छोड़ूंगा। वही मुझे इस पोखरे में मत डालो। नहीं, ये उसकी अंतिम चीख थी। किसी तरह से इस बुरी बला का अंत हुआ। राजू ने अपने मालिक से कहा कि इस पोखरे को सदा के लिए बंद कर दें, और मालिक ने ऐसा ही करवाया। रानी और राजू के बीच वो बात दब के रह गई। आखिर गुड़िया घर में आई कैसे? रानी को होश ही नहीं था, कुछ भी याद नहीं था। अपनी कहानी को यहीं विराम देते हैं। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ आपको आगे कौन सी कहानी सुननी है वो भी बताएं। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिए ताकि आपको ऐसी और भूतिया कहानी नई नई सुनने को ज़रूर मिले। साथ ही साथ हमें कमेंट बॉक्स में आप ये ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी और आपको कहानियाँ कैसी सुनना पसंद है। हम आपके लिए वैसी ही कहानियाँ ज़रूर लेकर आएंगे। धन्यवाद।